Assalamu alaikum. I'm Natasha. Today our topic is इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कल हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया था. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको EM से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप का कंपैरिजन भी साथ साथ करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा बेहतर है. यानी जो लाइट माइक्रोस्कोप थी उसमें हमने पढ़ा था कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया को उसका आउटर सरफेस तो दिखा सकती है और उसको 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि इट इज़ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा एडवांस है, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है. उसके बाद उसमें हम लाइट को यूज़ करते थे, विजिबल लाइट को, और विजिबल लाइट को ऑब्जेक्ट में से पास किया जाता था. इसमें क्योंकि इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उसी से हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है. इलेक्ट्रॉन्स की एक रे पास की जाती है ऑब्जेक्ट में से, इसको हम कहेंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट. और इसके अंदर हम वैक्यूम चैम्बर यूज़ करते हैं. वैक्यूम का मतलब है कि जहाँ पे कोई भी एयर मौजूद ना हो, विदाउट एयर जो स्पेस है उसको वैक्यूम कहा जाता है. तो इसमें ऑब्जेक्ट को भी और लेंस को, जिससे हमने उस इमेज को देखना है, उस ऑब्जेक्ट को देखना है, लेंस और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें वैक्यूम चैम्बर के अंदर प्लेस कर दी जाती हैं. इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोथ ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज, जिस भी पावर का हम लेंस यूज़ कर रहे हैं, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर. वैक्यूम के अंदर रखने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन की रेज या इलेक्ट्रॉन की बीम पास की जाएगी. और एक और बात है इसमें, जैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगी इस ऑब्जेक्ट में से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स या तो उसके अंदर से पास आउट कर जाएंगे या उससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. यानी हम यहाँ पे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स pass through और रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्ट का मतलब टकरा के वापस आ जाना, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. उसके बाद लेंसेज इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं और इमेज किस तरह से बनता है. तो उसमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस थे. इसमें जो लेंसेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं. कौन से लेंसेज यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, इमेज को फोकस करने के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर यूज्ड टू एनलार्ज एंड फोकस द इमेज. इमेज कहाँ फोकस किया जाता है? उसमें तो व्यूअर्स आई में या फोटोग्राफिक फिल्म में हम फोकस कर लेते थे, लेकिन इसके अंदर हम व्यूअर्स आई यूज़ नहीं कर सकते. तो इस इमेज को हम
व्यूअर्स आई में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स अगर आँख के अंदर चले जाएं तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए ये इमेज फोकस की जाती है। इमेज फोकस की जाती है या तो स्क्रीन के ऊपर, किसी भी किस्म की वो स्क्रीन हो सकती है, और या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, यानी कैमरा वगैरह उसको कैप्चर कर लेता है और उसकी फ़ोटोग्राफ ले ली जाती है। ये था कुछ जनरल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। अब हम इसकी रिजॉल्विंग पावर या फिर इसकी मैग्नीफिकेशन पावर का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी हम रेजोल्यूशन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर क्या है। रेजोल्यूशन का मैं आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुकी थी कि रेजोल्यूशन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का हम बताते हैं कि कितना डिस्टेंस, दो पॉइंट्स को कितना क्लियर करके देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकती है अबाउट 0.2 नैनोमीटर तक। 0.2 नैनोमीटर तक इसकी रेजोल्यूशन है। और अगर हम अपनी कैलकुलेशन के लिए बात करें 1 नैनोमीटर की, कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल है 1/10 लाख मिलीमीटर के, यानी 1 मिलीमीटर के हम 10 लाख पार्ट्स बनाएं और उसमें से 1 पार्ट जो है वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होगा। सॉरी, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को 10 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसमें से 1 पार्ट जो है वो 1 नैनोमीटर है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर है, यानी कि 1 नैनोमीटर के 10 पार्ट्स बनाए जाएं तो उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं उतना डिस्टेंस ये क्लियर करके दिखा सकती हैं। और अब अगर हम बात करें इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर की कि ये चीज़ों को कितना जूम करके दिखा सकती है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो भी 1000 टाइम्स ज़्यादा है, बहुत थाउजेंड्स, मैनी थाउजेंड्स टाइम लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर। और लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कितनी थी, ये आपने लास्ट टॉपिक में देखा था, 1500x उसकी रेजोल्यूशन पावर थी, 1500x। और इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है, 250,000। उसकी 1500 थी और इसकी 250,000x, यानी 250,000 टाइम्स ये चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकती है। और उसमें हम सिर्फ उसके आउटर स्ट्रक्चर को, सेल के आउटर स्ट्रक्चर को देख सकते थे, लेकिन इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम अंडर स्पेशल कंडीशंस की बात की जाए तो हम एटम्स को भी इसमें स्टडी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी इसमें स्टडी किया जा सकता है, और उसके अलावा जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चूँकि इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं तो इसमें हम सिर्फ डेड सेल्स को ही देख सकते हैं। अगर हम किसी लिविंग स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसकी मूवमेंट को, अमीबा वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह के मूवमेंट को या लाइफ प्रोसेसेस को, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पावर तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को देख सकते हैं। किसी सेल के अगर हम स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं तो उसको डेड करके देखा जा सकता है, उसको लिविंग को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं रख सकते। अगर रख भी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं, 2 इसमें फॉर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। वन इज़ SEM दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, and second one is TEM that is ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
तो इसमें अगर वन बाय वन दोनों का हम जिक्र करें, फर्स्ट इज SEM. EM stands for electron microscope and S for scanning. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में देखें, स्कैनिंग मतलब स्कैन करना, किसी चीज़ को व्यू करना, अच्छी तरह से उसका मुतालिया करना। स्कैन हम सिर्फ उसकी आउटर सरफेस को ही कर सकते हैं। तो इस वर्ड से आपने याद रख लेना है स्कैन से कि SEM इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस, यानी इसमें हम सेल की सरफेस को ही स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बात इसमें याद करनी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्टेड मतलब टकरा के वापस आ जाना। अगर वो टकरा के कोई ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स टकरा के वापस आएंगे तभी तो वो उसकी सूरत हाल का बता सकेंगे कि ये सरफेस कैसी है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड, या तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद या फिर फ्रॉम मेटल कोटेड सरफेस, यानी वो मेटल कोटेड सरफेस जो माइक्रोस्कोप की है या जो उन लेंसेज की सरफेस है वहाँ से ये टकरा के वापस आ जाते हैं और उसकी सरफेस के बारे में बताते हैं। अब दूसरी माइक्रोस्कोप जो कि है TEM। TEM स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। T फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं? ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। इसमें हम याद करेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड, यानी उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर से वापस आते हैं। ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। जब वो उसके अंदर से ट्रांसमिट होंगे तब वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बता सकेंगे। तो TEM इज यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। TEM को किस काम के लिए यूज किया जाता है? किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SEM एंड TEM। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नोट भी आ जाता है। आपने इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है स्टूडेंट्स। अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।